हम आज स्पेशल डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स। हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनीश बख्शी जी का। सर स्वागत है, आप IFS एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। सर हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे है। सबसे पहले एक आम भाषा में मैं यही जानना चाहूँगी कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है और क्यों हमें इस दिन की ज़रूरत पड़ी। देखिए, रेगिस्तानीकरण जिसको कहते हैं, रेगिस्तान एक प्रकार का इकोसिस्टम है। लैंड धीरे धीरे अगर रेगिस्तान में परिवर्तित होने लगे तो उसको रेगिस्तानीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ये प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है और मैन मेड एक्टिविटीज़ के द्वारा भी हो सकता है। चिंता का कारण मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं। इसी को संदर्भ में रखते हुए UN ने इस पर्टिकुलर डे को वर्ल्ड ड्राउट डे और डेजर्टिफिकेशन डे को आपने समझाया डेजर्टिफिकेशन के बारे में, पर ये स्थिति तभी आती है जब लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है। तो वो जो प्रोसेस है धीरे धीरे कैसे लैंड डिग्रेड हो जाती है और हम इस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, उसके बारे में समझाएं। देखिए, इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो लैंड जो है एक कमोडिटी के रूप में है जी, और पंचतत्वों में भी भूमि का एक विशेष योगदान है। तो 1 सेंटीमीटर भूमि, उपजाऊ भूमि बनने के लिए 1000 वर्ष लगते हैं। अच्छा। और लगभग 6 इंच की जो ऊपरी परत है जिसमें उपजाऊपन होता है, जिसको ह्यूमस लेयर बोलते हैं, उसी में बीज उत्पन्न होता है और उसी से वृक्ष बनते हैं और उसी में बैक्टीरिया, वायरस और अनेक प्रकार के जीव उसमें रहते हैं जी। और अगर ये नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे लैंड की उपजाऊपन में कमी आती है। तो ये एक तो तेज हवाओं से हो सकता है, वाटर इरोजन से हो सकता है, और अत्याधिक उपयोग ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसके कारण भी हो सकता है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा अगर उसमें पास्चर में अगर चराई हो तब भी हो सकता है जी। तो ये इतने प्रकार के कारण हैं। आग के कारण हो सकता है मानव जनित। तो लेकिन सर आपने बताया जैसे उपजाऊ होने में इतना समय लगता है किसी लैंड पीस को, लेकिन डिग्रेड होने में कितना समय लगता है? ये बहुत तेजी से होने वाली प्रक्रिया है, इसी के लिए पूरा विश्व इसको लेकर चिंतित है। बहुत तेजी से अगर हम देखें तो मैन मेड रीजंस के कारण लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो सर आपने जैसा भी बताया कि कुछ नेचुरल तरीकों से ये हो रहा है और ज़्यादातर जो चिंता का विषय आपने बताया वो मैन मेड एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर नेचुरली भी ये कॉज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी तो इसके पीछे है ही। तो कैसे इसको हम बचाव कर सकते हैं, रोक सकते हैं? एक जनरल एक्टिविटीज़, डे टू डे रूटीन लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो डे टू डे रूटीन लाइफ में अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है जिसको मिशन लाइफ बोला गया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें वो सब चीजें आती हैं जो आप दैनिक जीवन में हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें अपनी जो संस्कृति है, अपना जो एक लाइफ स्टाइल है, वो हम किस प्रकार से इको फ्रेंडली बना लें जी, ताकि सभी जो हमारे पंच तत्व हैं वो सुरक्षित रहें। ये एक बहुत मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है जी, मिशन लाइफ का। सर इसके अलावा और ऐसी क्या एक्टिविटीज हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है हमारी धरती? जैसे ग्लोबल वार्मिंग तो अब एक कटु सत्य बन चुका है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इसको मीट करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए सबसे अच्छा अनुकूल जो है वो वृक्ष लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर वृक्ष लगाएं तो निश्चित रूप से जो यहाँ का क्लाइमेट है, धरती का क्लाइमेट है, और भी अनेक प्रकार की सॉइल बाइंडिंग एक्टिविटी है, वाटर रिटेंशन जो होती है सॉइल की, ये सभी जो है लैंड डिग्रेडेशन के लिए चेक करने के लिए आवश्यक है जी। सर आप दिल्ली में कार्यरत हैं जी, और यहाँ पे अगर हम आपके कार्य के अनुसार अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन में क्या क्या चैलेंजेस आपको इको रेस्टोरेशन में नज़र आते हैं देखने में, उस बारे में कुछ बताइए। जी, दिल्ली देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है, अरावली का पार्ट है ये। हाँ। और यहाँ पर अरावली को हम लोग रिज कहते हैं, दिल्ली की रिज कहते हैं। तो ये 4 भागों में रिज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अरावली होने के कारण ये पूरा चट्टानी क्षेत्र है। एक समय ऐसा था आज़ादी के पहले जब यहाँ पर बहुत रेतीली हवाएं आती थी, वेस्टर्लीज, और उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक विलायती कीकर का छिड़काव किया था, बीजों का।
पेड़ पौधे आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाने का काम करते हैं। ये हरियाली जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकृति की गोद में पेड़ों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनका कुछ मायनों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इनके लिए जरूरी हो जाता है पर्यावरण प्रबंधन। कीकर या बबूल एक ऐसा ही पेड़ है जिसे पर्यावरण के लिए चुनौती की तरह देखा जाता है। ये पेड़ दक्षिण और मध्य अमेरिका तथा कैरिबियाई देशों में पाया जाता था। हरियाली के लिए इसे 1870 में भारत लाया गया था। ये पेड़ जमीन से बेहद ज्यादा मात्रा में पानी को अवशोषित करता है। ये पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा नहीं करता और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही करता है। हाँ, इसकी लकड़ियों का उपयोग जरूर किया जाता है। दिल्ली के कुछ इलाकों में भी कीकर देखने को मिल जाते हैं। सेंट्रल रिज में आज के समय में जिसे कि विलायती कीकड़, उसकी डोमिनेंस हो गई है। ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडिया में लाया गया था। ये उन इलाकों में पेड़ को लगाया गया था जो इलाके पेड़ कटने के कारण जहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो गया था और फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो गया था। बट आज की डेट में एक जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि प्रोसोपिस की वजह से जो नेटिव वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। जहाँ पर भी ये पेड़ आ जाता है ये दूसरे पेड़ों को नहीं आने देता। विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारियों के बीच हमने इन इलाकों में जाकर समझने की कोशिश की कि इसका प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। ये जो कीकर आप देख रहे हैं ये रिज इलाके में है। इससे पर्यावरण प्रभावित न हो इसके लिए वन विभाग की तरफ से कई पहल की गई है। इसके आसपास अधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्षों को लगाया गया है ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। कीकर पशु पक्षियों को भी कुछ हद तक प्रभावित करता है। पेड़ों की जो स्थानीय प्रजातियां हैं जब हम उनको वापस लाएंगे तो वो यहाँ के वन्य जीवों के लिए भी बहुत ज़्यादा उनका हमें बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे जो भी पशु पक्षी हैं उनके खाने के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फल फूल और पत्ते अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि जितने भी वन्य जीव हैं वो कीकड़ के पेड़ों पे सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसे में वन विभाग की तरफ से इस बात को भी ध्यान में रखते हुए इन पेड़ों को तरजीह दी गई है जिससे संतुलन कायम रखा जा सके। तो जैसे जैसे यहाँ की स्थानीय प्रजातियों के जैसे बेर आएंगे और गूलर के पेड़ हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज़ हैं, जामुन के हम पेड़ लगाएंगे तो उसमें जो पत्ते आएंगे, उसमें जो फल आएंगे, उसमें जो फूल आएंगे पेड़ों में, उन पर पशु पक्षी भी उनको खाएंगे और उनकी जो संख्या है इस जंगल में वह बढ़ेगी। जिस तरह परिवार में हर सदस्य का अलग अलग नेचर होता है और उनकी अपनी उपयोगिता भी, ठीक वैसे ही कीकर की भी अपनी प्रकृति है। परिवार के सदस्यों को उपेक्षित किए जाने की जगह हम उनके साथ एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही कीकर के साथ भी अगर हम विकल्पों पर ध्यान दें और उस अनुसार पहल करें तो हरे भरे और संतुलित पर्यावरण का निर्माण संभव है। बहुत ही टेक्निकल और हाँ इंफॉर्मेटिव तो है ही। और जिस टेक्निक की आपने बात करी सर, ऐसे ही मैं और टेक्निक्स के बारे में जानना चाहूँगी। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा भी कुछ देखने में नजर आता है? शेल्टर बेल्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान देते हैं। हाँ। जिससे कि जो कटाव होता है, हवाओं तेज हवाओं के कारण जो कटाव होता है, भूमि का कटाव होता है, मेड़ का कटाव होता है, तो अगर शेल्टर बेल्ट का उपयोग अगर किसान करता है तो निश्चित रूप से जो है सॉइल इरोजन नहीं होता और खेत की मिट्टी जो है खेत में ही रहती है। ओके। तो हमारा ये सोचना होना चाहिए कि हमारे खेत में मेड़ हो। हाँ। और मेड़ पर पेड़ हो। क्या बात है सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अगर हम इसमें करें तो वो भी तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद है। कृषि प्रधान देश है हमारा, तो एक कृषि की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ऐसे में संरक्षण के ऊपर। तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो अपनी फार्मिंग टेक्निक्स अपने एवरीडे फार्मिंग में यूज करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो एक मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा मंत्र है जिससे कि हम लोग जो है मिट्टी को संरक्षित रख सकते हैं जी। और उसमें एक्चुअली मिट्टी एक डायनामिक सिस्टम है। राइट। उसमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं।
तो एक प्रकार का ये डायनामिक लिविंग सिस्टम है। और उसमें अचानक आप पेस्टिसाइड डाल देते हो एक पेस्ट को मारने के लिए, तो वो पेस्टिसाइड जो है बाकी डायनामिक्स को कमज़ोर कर देता है। और धीरे धीरे जो कैपिलरी एक्शन होती है जिससे कि पानी नीचे रिसता है वो उस पर प्रभाव आ जाता है। और कई बार तो ये होता है कि जो फसल होती है, फसलों में भी जो एक जिसको पानी का खिंचाव बोलते हैं, तो अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड्स अन्न में भी आ जाते हैं जी बिल्कुल, जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। सर, आपने पानी का जिक्र किया, सॉइल का जिक्र किया, मैं जानना चाहूँगी कि डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए हम जैसे कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि और अगर पानी प्रबंध की बात करें तो और क्या क्या टेक्निक्स का यूज़ होता है जिससे इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं? इसमें देखिए कई प्रकार के इसमें योजनाएं चल रही हैं। पर्यावरण मंत्रालय से हम लोग NAB एक है, नेशनल एफॉरेस्टेशन इन इको बोर्ड, इसमें जन भागीदारी के हिसाब से हम लोग जो है लोगों को मिलाकर चेतना जगाते हैं। और उसके अलावा कई प्रकार के इवन पार्क्स डेवलप हो रहे हैं जिसको नगर वन कहते हैं जी। और अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं जिसमें कि जन सहयोग से इसको वनीकरण का किया जाता है। ऐसे ही है ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन में भी जो है बहुत अधिक योगदान हो रहा है। और ये देखें कि आप धीरे धीरे हमारा वन क्षेत्र बढ़ रहा है, 23% पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास तो अच्छा है, लेकिन और प्रयास करने की भी आवश्यकता है जिसमें कि हम लोग सभी मतलब लोगों को मिला लें। जी बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया जी कि एक पेड़ माँ के नाम। क्या बात है। तो उससे उन्होंने पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को जोड़ दिया। तो हर बच्चा और हर व्यक्ति अपनी माँ से प्यार करता है तो उसके नाम का वो वृक्ष लगाएगा, फिर न केवल लगाएगा उसकी प्रोटेक्शन भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस प्रकार सभी लोगों की सर ये धारणा रहती है कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा उससे क्या होगा, लेकिन अगर इतनी आबादी सब एक एक पेड़ लगाएं तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से। बिल्कुल। और दूसरी बात सर, जैसा आपने बताया कि जैसा कि सरकार ने बहुत अच्छा इसको एक टाइटल दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो कहीं ना कहीं हमारा एक उनसे इमोशनल अटैचमेंट, हमारी माँ को भी हम यहाँ पे संदर्भ में ले सकते हैं और धरती माँ हमारी जो है माँ है उनको भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो पेड़ लगाना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, उसको बरकरार रखना, एक्टिविटी को उसकी प्रोटेक्शन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, पेड़ लगाना बहुत कॉमन है, हम सभी जानते हैं, लेकिन और क्या हम डेली एक्टिविटीज़ में अपने दैनिक जीवन में रहते हुए, अगर मैं बात करूं कि घर से ही हम इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, तो घर में रहते हुए किन बातों का हम ध्यान दे सकते हैं? देखिए, जैसे हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग को उठ के वसुंधरा की वंदना तो करनी चाहिए। उसके अलावा चिड़ियों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम पानी का किस प्रकार से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हमारे घर में कितने नल हैं, उस नल में कहाँ लीक हो रहा है पानी, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। जैसे ही हम अपने कमरे से बाहर निकलें, लाइट बंद करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। जब हम स्नान करते हैं तो हम लिमिटेड पानी से स्नान करते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसको किस प्रकार से रिसाइकिल करके हम अपने छोटी सी बाग बगिया में उपयोग कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। उसके बाद बाहर निकलते हैं हम तो देखें कि अभी मुझे बताया किसी सज्जन ने कि एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला कि एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिसमें कि हम बिना प्रेस के कपड़े पहने। वो भी एक बहुत अच्छा इनोवेटिव। हम शेविंग करते हैं तो हम लोग एक दिन ऐसा भी कर लें जिसमें ना करें। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो हैं हम दैनिक जीवन में, और हमारा देश इतना पॉपुलेटेड देश है कि एक व्यक्ति भी अगर कुछ करता है और उसको अगर आंदोलन बनाता है, तो जन भागीदारी हो जाता है, असर होगा तो बहुत अधिक असर होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी जो हैं ये मिशन लाइफ का पार्ट है। सर, वैसे तो हम सभी इस बात से अवगत हैं कि पेड़ लगाना क्यों हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे फायदे जो पेड़ लगाने के लोगों के बीच जो आमतौर पर उनको इस बात की जानकारी ना हो, हमारे साथ वो भी साझा करें। देखिए, पेड़ लगाने से न केवल सांस्कृतिक बल्कि आपका मानसिक परिवर्तन भी होता है। आप देखें कि आज कोरोना के बाद में लोगों को पेड़ से एक विशेष प्रकार की अटैचमेंट हो गई है। और ये ना केवल बाइंड करते हैं, वाटर रिटेंशन करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि एक प्रकार का आपको एक इमोशनल अटैचमेंट भी देते हैं। फल फ्रूट्स तो देते ही हैं, सब्जी भी देते हैं, और
इतनी मैं बता दूंगा तो पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो है वृक्ष एक प्रकार के देवता इसलिए माने गए हैं कि वो हर चीज़ देते हैं हमको। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, वृक्ष हैं तो हम हैं, धरती माँ हैं, हम सब अगर जीवित हैं तो वृक्ष की वजह से ही। सर चलते चलते क्लोजिंग रिमार्क्स आज के दिन के लिए एक संदेश के तौर पर युवाओं को या दर्शकों को क्या देना चाहेंगे आप? इस दिन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं वो अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाएं, अपने नाम पे पेड़ लगाएं, सभी के नाम पे पेड़ लगाएं, पेड़ लगाते रहिए, उसकी रक्षा करते रहिए और पूरी वसुंधरा को आप ग्रीन बना दीजिए, हरा भरा रखिए वसुंधरा को। थैंक यू सो मच सुनीश सर, आप कार्यक्रम में आए, कीमती समय निकालकर और इतना अच्छा आपने हमसे जानकारी साझा करी, मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।